नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कहाँ तो ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं इंडी अलायंस को मजबूत करूंगी, अब तो मैं आजाद परिंदा हूं, पूरे देश में जाऊंगी, घूमूंगी, मोदी विरोधी, भारतीय जनता पार्टी विरोधी सभी दलों को एकजुट करूंगी और 2029 में नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से चलता करने के लिए फिर से सबको एकजुट करके एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ूंगी। कहाँ तो वो ये दम्भ भर रही थी पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद, और कहाँ अब उनकी अपनी पार्टी पर बन आई है। अब तो हालत ये हो गई है कि ममता बनर्जी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राजनीतिक ही नहीं, राजनीतिक लड़ाई तो वो हार चुकी हैं। पहले चुनाव हारी, यानी मुख्यमंत्री की गद्दी गई, कुर्सी गई, पावर चली गई। इसके बाद जितने एमएलए चुन करके आए थे, उन 80 में से भी 64 टूट करके अलग धड़े में परिवर्तित हो चुके हैं। बल्कि अब तो इन एमएलए ने उनको एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी है, उसी पर आज जिक्र करेंगे। और जो एमएलए इनके चुन करके आए थे 2024 में एमपी, उन 29 में से एक की मृत्यु हो गई थी तो वो सीट खाली है, लेकिन 28 में से भी 20 एमपी टूट करके अलग हो गए हैं। कोई संख्या 22 तक बता रहा है, लेकिन जो नाम सामने आए हैं अभी 19 या 20 के हैं। तो ये जो एमएलए टूटे थे 64, ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में, पहली तो जंग हारी ममता बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के। शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनवाना चाहती थी, अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी पहुंच गई थी। उस चिट्ठी और उस पर हुए हस्ताक्षरों को भी चुनौती मिल गई। अब सीआईडी जांच कर रही है। दो दौर की पूछताछ अभिषेक बनर्जी से हो चुकी है, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वो एक लड़ाई है। दूसरी लड़ाई ये है कि अब जो बागी गुट था, यानी ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला, उसने एक 5 स्टार होटल में इमरजेंसी बैठक बुलाई। ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से, चेयरपर्सन पद से विमुक्त कर दिया, हटा दिया। उनकी जगह अरूप राय को टीएमसी का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी कार्यकारिणी घोषित कर दी और इस पूरी कार्यकारिणी की एक लिस्ट चुनाव आयोग को दे दी। इसमें कौन कौन है इस पर भी आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी के कान खड़े हुए जब इन्होंने ये नई कार्यकारिणी घोषित कर दी और ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके अगले दिन, बीते कल यानी 23 जून को, ममता बनर्जी ने भी अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया और इसमें खुद को टीएमसी का अभी भी अध्यक्ष घोषित किया, बताया कि मैं अध्यक्ष बनी हुई हूं। इनकी भी एक कार्यकारिणी की सूची चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। यानी अब 2 टीएमसी हो गई हैं। एक अरूप राय के नेतृत्व में जो बागियों के द्वारा बनाई गई है, एक ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो पहले से चली आ रही है। लेकिन कानूनी लड़ाई अब चुनाव आयोग में लड़ी जाएगी
और चुनाव आयोग के साथ साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पहले हाई कोर्ट तक, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये अब सुनिश्चित हो गया है, तय हो गया है। ये जो नई कार्यकारिणी बनी है, इसमें अरूप राय जो एमएलए हैं उनको चेयरपर्सन घोषित किया गया है। इसके अलावा सुब्रत बख्शी वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। सुब्रत बख्शी ये ममता बनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट है। इनकी जो वहां कमेटी पहुंची है उसमें ऋतव्रत बनर्जी भी है, इसके अलावा कई दूसरे नाम भी हैं। ये सब अब ये शो कर रहा है कि ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ रही हैं। इसमें अरूप राय को प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके अलावा जो कार्यकारिणी कार्य समिति कह लीजिए, उसमें घोषणा की गई है फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, सबीना यास्मीन, संदीपन शाह, रथिन घोष, विप्लव मित्रा, ऋतव्रत बनर्जी, अखरुज्जमा, काजल शेख, ये सब इसके कार्य समिति के सदस्य बनाए गए हैं। अनुशासन समिति बना दी गई है, यानी आगे को ममता बनर्जी पार्टी से हटाई जा सकती है, निलंबित की जा सकती है, निष्कासित की जा सकती हैं। अभिषेक बनर्जी को तो ऑलरेडी निलंबित कर दिया गया है। और ममता बनर्जी वाली जो कार्यकारिणी वहां जमा की गई है, लिस्ट जमा की गई है, उसमें डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी को फिर से महासचिव बना दिया गया है। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, सुब्रतो बख्शी वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो भाई ये जो कमेटी में ममता बनर्जी, सुब्रतो बख्शी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुभाषिस चक्रवर्ती, इन सब के नाम लिए गए हैं। और जो नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं उस लिस्ट में सोवन देव चट्टोपाध्याय भी हैं, जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए स्पीकर को अभिषेक बनर्जी ने चिट्ठी भेजी थी, जिसको चैलेंज किया गया। अच्छा, टीएमसी की लिस्ट में अमित मित्रा है, राजेश पति त्रिपाठी है, असीम पात्रा है, मोलाई घटक है, गौतम देव है, मुकुल संगमा है। इसके अलावा तो और कई नाम है, जिनमें बेसवानोर चट्टोपाध्याय, बिरबाहा, हंसदा, कल्याण बनर्जी, सौगत राय, नदीमुल हक, मदन मित्रा तो आ ही गए हैं। अमित मित्रा और मदन मित्रा दोनों हैं। विमान बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कुणाल घोष, ये सब इसमें हैं। और बुलू चिक बड़ाइक, ये सब ममता। अब होने क्या जा रहा है ये जरा समझने की जरूरत है। ये ठीक उसी मोड़ पर लड़ाई इनकी आ पहुंची है जहां पर एक दौर में, एक समय में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई पहुंच गई थी। अब हालत ये हो गई है कि टीएमसी ममता बनर्जी के साथ रहेगी, इसको लेकर के भी तमाम तरह के अब लेकिन किंतु परंतु शुरू हो चुके हैं। इसकी वजह है, अगर आपके 28 में से 20 एमपी भी टूटे हैं, मान लो 19 भी टूटे हैं, तो 28 में से 19 सीधे सीधे 2/3 से ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से 80 में से अगर 64 एमएलए टूट गए हैं तो वो भी 2/3 से ज्यादा है। जो मीटिंग हुई है 5 स्टार होटल में बागियों की, जिसमें अरूप राय को नया टीएमसी का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, उसमें
कलकत्ता नगर निगम के करीब 70 पार्षद भी मौजूद थे। उनके भी हस्ताक्षर हैं मेमोरेंडम पर, जिसमें ये कहा गया है कि हम ही असली टीएमसी हैं। और इन्होंने पार्टी और सिंबल दोनों पर अपना हक जताया है। इन्होंने ये भी कहा है कि अभी हम किराए के ऑफिस में हैं, लेकिन जल्दी ही एक नई बिल्डिंग में हमारा ऑफिस शुरू हो जाएगा। इस स्ट्रेंथ की बात अगर देखें, और जब चुनाव आयोग इसकी पैमाइश करेगा, लिखा पढ़ी की भी, मिनट्स की भी, सारी चीजों की, तो वहां पर क्या ममता बनर्जी के तर्क, ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ टिक पाएगी? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी संकट भी आने वाला है। राजनीतिक संकट तो उनके ऊपर है ही, क्योंकि भतीजा महो में पार्टी के बहुत सारे दिग्गज उन्हें झटका देकर के, उनका साथ छोड़ करके अलग हो चुके हैं, बागियों के साथ खड़े हैं। और अब तो उन्होंने इस बात का भी दावा कर दिया है कि हम ही असली टीएमसी हैं। तो ऐसे में ये गाड़ी एक्चुअल में उसी तरफ, उसी पटरी पर दौड़ती हुई अब दिखाई दे रही है, जिस पटरी से होकर के एकनाथ शिंदे ने और बाद में करीब 1-1.5 साल बाद अजित पवार ने टीएमसी पर, एनसीपी पर और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर, उसके सिंबलों पर कब्जा किया था। और चूंकि अधिकांश विधायक और एमपी एकनाथ शिंदे के साथ आ गए थे, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके, इसी तरीके से शरद पवार, जिनको महाराष्ट्र की राजनीति में वहां का मीडिया चाणक्य की संज्ञा देता रहा है, उनका साथ छोड़ करके उनके भतीजे अजित पवार के साथ आ गया था। तो इसलिए उनको भी शिवसेना की तरह, एकनाथ शिंदे की तरह, ये साबित करने में कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी कि असली जो एनसीपी है वो उनकी है, शरद पवार की नहीं। बहुत हल्ला मचा, मराठी मीडिया से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए उनके तमाम शुभचिंतक अच्छे खासे छाती पीट करके रोते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अमित शाह कोल्हापुर में थे। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद थे, एकनाथ शिंदे भी थे। तो जब एकनाथ शिंदे का उन्होंने नाम लिया, संबोधन किया, तो उन्होंने कहा कि पहले तो एकनाथ शिंदे के नाम के साथ, उनकी पार्टी के नाम के साथ शिंदे गुट लगाया जाता था, लेकिन अब तो ये सब खत्म हो गया है। अब तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। और ये उन्होंने क्यों कहा? ये एक्चुअल में इसलिए कहा क्यों अभी जो 9 एमपी चुन करके आए थे 2024 में उद्धव ठाकरे के, उनमें से भी 6 टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। अब ये भी गर्म चर्चा चल रही है कि उनके जो 20 एमएलए चुन करके आए थे विधानसभा चुनाव में, उनमें से भी करीब 13-14 एकनाथ शिंदे की तरफ आने का कभी भी ऐलान कर सकते हैं। जितने कॉन्फिडेंट तरीके से अमित शाह जनसभा में मंच से ऐसे हाथ करते हुए बता रहे थे कि अब तो एकनाथ शिंदे ही मेन बन गए हैं, एकनाथ शिंदे के पास ही शिवसेना आ गई है, जब वो ऐसे कर रहे थे तो इसका मतलब उद्धव ठाकरे अब साफ हो चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे साफ, शरद पवार साफ,
उनकी राजनीति खत्म। इसी तरीके से अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी साफ। टारगेट इस समय ममता बनर्जी ही हैं। और एक ट्रेंड देखिए आप, एक पैटर्न देखिए। अमित शाह का काम करने का तरीका क्या है, और जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी से बढ़कर के राजनीतिक शत्रुता दिखाने लगते हैं, उनसे कैसे निपटा जाता है, उनको कैसे ठिकाने लगाया जाता है, ये अगर किसी को देखना हो तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे का क्या हाल हुआ है, शरद पवार, सुप्रिया सुले का क्या हाल हुआ है, और अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का, महुआ मोइत्रा का, डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी का क्या हाल हो रहा है, ये आप खुली आंखों से देख सकते हैं। इन सब के बड़बोलेपन, इन सब ने अतीत में जो बेशर्मी भरे बयान दिए हैं, जो कृत्य किए हैं। एक दौर था जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ये लोग हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते थे, उनकी भी परमिशन हाई कोर्ट से लेनी पड़ती थी। उसके बाद तरह तरह के बयान, यहां तक कहा गया नरेंद्र मोदी के बारे में कि इनको तो इनके गले में भारी पत्थर बांध करके और समुद्र में डुबो देना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी ने की थी। अभिषेक बनर्जी ने इसी चुनाव में अमित शाह के बारे में बहुत अनाप शनाप बकवास की थी। वो सब वीडियो वायरल हैं, अभी भी सोशल मीडिया मंचों पर पड़े हुए हैं। अब उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और विधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में उस पर भी ये जाकर के हाई कोर्ट से राहत ले आए थे कि 29 जुलाई तक या 30 जुलाई तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पूछताछ करनी है, पूछताछ करें और ये उसमें सहयोग करें। लेकिन कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं और सबसे बड़ी जो राजनीतिक चोट इनको लगी है वो टीएमसी के हारने, सत्ता जाने और उसके बाद पार्टी टूटने से इनको राजनीतिक एक झटका लगा है, बहुत जोर का। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद शोभन देव चट्टोपाध्याय को दिलवाना चाहती थी। अभिषेक की चिट्ठी पहुंच गई थी, वो स्पीकर ने स्वीकार नहीं की। बागियों की तरफ से जब सुब्रतो बनर्जी को उन्होंने अपना नेता चुन करके और चिट्ठी भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब नेता प्रतिपक्ष भी ऋतुव्रत बनर्जी हैं। अभी जो 20 या 19 एमपी हैं जिन्होंने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी हुई है, उनका फैसला होना है। उनका अभी ये भी तय होना है कि वो अलग रहेंगे ऋतुव्रत बनर्जी और अरूप राय वाले धड़े से, क्या एक तीसरा धड़ा भी टीएमसी का बनने जा रहा है काकोली घोष के नेतृत्व में, ये आने वाले कुछ दिन बता देंगे। लेकिन यहां से ममता बनर्जी की अस्तित्व की लड़ाई शुरू होगी। ठीक उसी अंदाज में अब ये ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को चुनाव आयोग के चक्कर लगाने हैं। उसी चुनाव आयोग के जिसके सीईसी को यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को ये पानी पी पी करके कोस रहे थे, अब उन्हीं के यहाँ इनकी सुनवाई होगी कि ये असली टीएमसी हैं या नकली टीएमसी हैं। और उसके बाद ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। यानी अभी निपटारा होने में समय लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है स्ट्रेंथ को अगर देखें तो ममता बनर्जी की जो ये लड़ाई है, असली टीएमसी कौन है, इसमें वो जंग हारती हुई दिखाई दे रही है।
तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अंत में हमारी नई सदस्य आशा जी का आभार। आप भी अगर चैनल को जॉइन करना चाहते हैं, तो जॉइन बटन पर जाकर के आप जॉइन कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।